My dear students, in this video I am going to teach you about the center of mass, center of gravity, free fall and the acceleration due to gravity. What is the acceleration due to gravity? Small g, difference between small g and capital G, and difference between gravity and gravitation. Also the change in the value of g whenever we go up or in the depth. ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है? कोई बॉडी है, हमने मान लिया इस बॉडी का टोटल मास इस पॉइंट पे अज्यूम्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो इट इज द पॉइंट ऑन द बॉडी वेयर the whole mass of the body is assumed to be concentrated. ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ये वो पॉइंट है जहां पे बॉडी का टोटल मास अज्यूम किया जाए कि उसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ कम लग रही है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, वो पॉइंट है जिसपे मान लेंगे कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उसी पॉइंट पे लग रहा है। तो इट इज डिफाइंड as the point as any point where the force of gravity force of gravity क्या है? जो भी आपकी बड़ी बॉडी है, हेवनली बहुत बड़ी बॉडी है, वो अपने पास की जो छोटी बॉडीज को जो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है उसको बोलते हैं ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द होल बॉडी is assumed to be act। ठीक है, यहां नेक्स्ट है आपका फ्री फॉल। फ्री फॉल आप लोगों ने झूला झूला होगा, मेले में जो झूला होता है स्विंग, वहां पे आप लोग झूले होंगे। जब आप नीचे आते हैं तो आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि बस गए, गिर जाएंगे, ऐसा लगता है, महसूस होता होगा। तो वहां पे क्या होता है कि जो आपका वेट है वो कम हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल क्या है कि कोई भी बॉडी आपकी अगर अर्थ की तरफ आ रही है, गिर रही है, अगर उस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा सिवाय कोई भी फोर्स और नहीं लग रहा है, ये आपको कॉपी में नोट नहीं करना है, ये वाला जो मैं साइड में बनाता हूं ये आपको समझाने के लिए होता है। तो अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो द मोशन ऑफ बॉडीज towards the earth when no force acts except force of gravity। force of gravity is called free fall। फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल की बात करें, फ्री फॉल में जब कोई बॉडी गिरती है तो जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो आपका होता है जी। जैसे कि हमने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल नीचे आ रही है, तो वो आपका वहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सेप्ट ग्रेविटी, और जो एयर रेजिस्टेंस वगैरह होता है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मैंने वैसे पहले बता दिया था, लेकिन यहाँ पे बात आई ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन आपका
एक टाइप का फोर्स है जो एक्ट करता है दो बॉडीज के बीच में ड्यू टू वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ, वर्च्यू का मतलब होता है प्रॉपर्टी, वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, देयर मासेस। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? ये एक टाइप का आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन due to heavenly bodies acts on small objects or small bodies near its surface। यहां पे हेवनली बॉडीज की बात आए तो आपका हेवनली बॉडीज में क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा, मून हो जाएगा, सन, ये सब आपकी हेवनली बॉडीज है। देखो होता क्या है, अगर बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स थे, ये जो आपका जो भी हमारा यूनिवर्स बना है वो कैसे बना है? उसमें बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स थे, डस्ट पार्टिकल्स कंबाइन हो गए, वो सब एकदम घूमते रहे, ग्रेविटेशन की वजह से वो सब कंबाइन हो गए। उसके बाद में जो है मैन्युफैक्चरिंग या फिर निर्माण हुई, प्रिपेयर हुई हमारी अर्थ, वो सब हुआ ड्यू टू ग्रेविटेशन की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है कि अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ये आपकी अर्थ है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे हमने बॉल थ्रो की ऊपर के लिए, तो बॉल क्या करेगी? ऊपर चली जाएगी? नहीं, वो फिर से लौट के आएगी। तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जिस फोर्स से या ग्रेविटेशनल पुल, ये जो खींच रही है इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पुल से, ग्रेविटेशनल पुल से क्या करती है? अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी ऑब्जेक्ट में उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इट इज द acceleration produced in a body due to gravitational pull of the earth near its surface। लेकिन अर्थ अगर हर चीज को अपनी तरफ भेजती है, फिर रॉकेट वगैरह कैसे चले जाते हैं? उनके लिए क्या होता है? उनके लिए हमें बहुत बड़ी वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर की वेलोसिटी देनी पड़ती है, जिससे कोई भी रॉकेट वगैरह है वो सब क्या करते हैं? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के, ये अर्थ है यहां से छोड़ के वो बाहर निकल जाते हैं जहां भी हमें उन्हें भेजना होता है टारगेटेड जगह पे। अब इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो है आपकी, यूनिट की बात करें तो ये क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका सिंबल है स्मॉल जी। अब इसको ड्राइव कैसे करते हैं? सपोज ये आपके पास अर्थ है, कोई कहे कि अर्थ है, कोई कहने क्या मतलब है, ठीक है। ये आपके पास अर्थ है, हमने मान लिया ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर ऑफ अर्थ है, और जो इसकी रेडियस है चाहे इधर मान ले आर ई, चाहे इधर मान लिया हमने। आर का मतलब है रेडियस, ई का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ, और हमने मान लिया जो अर्थ का मास है वो कैपिटल एम ही है। अब इसकी सरफेस पे, सपोज मैं अर्थ की सरफेस पे हूं और मेरा मास कितना है? मेरा मास है स्मॉल एम, ठीक है। और मैं यहां डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा हूं एफ। एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मेरा फोर्स कितना है इस पे? मेरे वेट के इक्वल, और वेट कितना होता है आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो मैं फोर्स लगा रहा हूं इस पे, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? ये वाला फोर्स और जो इन दोनों बॉडीज के बीच का फोर्स है, ठीक है। कंसीडर, इसमें लिखना क्या है? ये डायग्राम ड्रॉ करना है आपको। कंसीडर
अर्थ as a sphere of radius re and having mass me। ठीक है, सपोज a small body of mass m is placed at the surface of earth। सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये छोटी बॉडी रखी है हमारे अर्थ के सरफेस पे। अब दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना निकलेगा, मैंने बताया था F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो वो यहां पे हो जाएगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड बॉडी ऑफ मास m। तो F इक्वल टू क्या था, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पे अगर हम देखें तो F तो आपका F रहेगा, G आपका G रहेगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, चेंज होने वाला नहीं है। इसकी वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻11। m1 तो यहां पे मास ऑफ अर्थ आ गया और m2 की जगह पे आ गया आपका छोटा वाला मास यानी उस बॉडी का मास। अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो वो रेडियस ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गई आपके पास 1, ठीक है। अब ये वाली जो ऑब्जेक्ट है, तो द फोर्स exerted by the object on the earth ये आपका F इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg। इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 2 को इक्वेट करेंगे, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये और ये अगर दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है हमारी राइट साइड विल बी आल्सो इक्वल। तो यहां पे मैं सीधे लिख सकता हूं GMEM अपॉन RE स्क्वायर इक्वल्स टू mg, ठीक है। m to m विल बी कैंसिल आउट, यहां से g इक्वल टू क्या निकला है, देखो g इक्वल टू आपका निकला है GME अपॉन RE स्क्वायर, ठीक है। इतना आप नोट कर ले पहले। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन G एंड G। G एंड G, देखो बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये G क्या है, ये G क्या है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर इस वाले G की बात करूं तो ये जो छोटी सी G है, स्मॉल G, ये आपकी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये लिखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी वैल्यू निकल के आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इस वाले G की बात करूं तो ये है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नेक्स्ट अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो ये है आपकी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, पर केजी स्क्वायर। ये आपका क्या है, एक टाइप का ग्रेविटेशनल पुल है जिसे अर्थ अप्लाई करती है। और ये क्या है, ये दो के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जब उनका मास जो है वो आपका 1 kg हो और वो 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड हो। तो इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स of 1 kg and separated by a distance 1 meter। separated by a distance 1 meter। और ये आपका क्या है, it is acceleration produced in a body due to gravitational pull। ग्रेविटेशनल पुल
ये आपकी क्या है, एक्सेलरेशन है, ऑब्वियस सी बात है, ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगले टॉपिक की बात करेंगे, एक्सेलरेशन, जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसमें चेंज कैसे होता है। जैसे हम पहाड़ों पे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो फिर जो जी की वैल्यू है वो घटेगी या बढ़ेगी, डाउनवर्ड जा रहे हैं तब फिर हम वहां पे ये एक्सप्रेशन डिटरमाइन करेंगे कि अगर हम डेप्थ में जा रहे हैं, सपोज कोई कोल माइनर है वो कोयले की खान में जा रहा है, तब वहां पे जी की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगला टॉपिक आपका यही है का वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, यानी जी की वैल्यू में वेरिएशन कैसे होंगे। सबसे पहले एल्टीट्यूड पे बात करेंगे, तो पहला टॉपिक है आपका वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, जी की वैल्यू में वेरिएशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका एट एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड या फिर इसको कह सकते हैं हाइट पे। जब हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तब क्या असर पड़ेगा। सपोज ये आपकी अर्थ है, और अर्थ को हम फिर से वही अज्यूम करेंगे कि अर्थ आपकी एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस हमने मान ली r e है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है और जो मास ऑफ अर्थ है वो ये भी है। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे है, अर्थ से हाइट h पे है, इस पॉइंट की हाइट कितनी है, h है। तो अगर ये डिस्टेंस h है यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, h ये r e है, टोटल दोनों का सम निकालना, तो ये आपका हो जाएगा r e प्लस h। इस पॉइंट पे यानी कि अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटेशन है वो कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g है। और इस पॉइंट पे हमने मान लिया कोई दूसरा है, यानी कि अभी मैंने ये बताया कि बढ़ रहा है घट रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन हम निकालने जा रहे हैं। ये आपकी हेडिंग है, तो कंसीडर अर्थ एज अ स्फीयर of radius re and mass me। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल टू कितना निकल के आया था, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और उसके बाद में कंसीडर क्या करेंगे, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is at height h, suppose its acceleration due to gravity be g dash, then g dash इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, g यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं, मास आपका अर्थ का उतना ही रहेगा। डिस्टेंस की बात करें, यहाँ पे सिर्फ r थी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी r e प्लस h, तो यहाँ r e की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे r e प्लस h का होल स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना है, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड या फिर इक्वेशन 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, g अपॉन g डैश। देखो LHS k अपॉन में LHS इक्वल टू RHS GME अपॉन RE का होल स्क्वायर, ये वाला लिख लिया, और यहाँ पे भी इधर वाला आ जाएगा, तो GME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट वाले के साथ जाएगा, ये आपका हो जाएगा GME इंटू RE प्लस H का होल स्क्वायर, और जो सेकंड वाला है वो थर्ड वाले के पास जाएगा। देखो होता क्या है, A बाई B बाई C बाई D, तो D वाला इस वाले के साथ, ये वाला इस वाले के साथ जाता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे अपॉन में क्या हो जाएगा, GME इंटू ये R स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, तो RE का स्क्वायर, GME इंटू GME कैंसिल आउट। यहाँ से अगर G डैश देखें तो G डैश सॉरी G अपॉन G डैश आपका कितना निकल आया, G अपॉन G डैश निकल आया RE प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन RE का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, G डैश सॉरी G अपॉन G डैश कितना हो जाएगा, G अपॉन G डैश विल बी इक्वल टू
आर ई प्लस एच, और इन दोनों के अपॉन में पहुंच जाएगा आर ई, और नीचे में स्क्वायर था, ऊपर वाले में भी स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बचा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। एक सेकंड में जरा इरेज कर दूं, तो यहां से ये आपका हो जाएगा जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 प्लस, ये क्या है 1 प्लस एच अपॉन आर ई, और पावर है आपकी 2। अब एक बायनोमियल थ्योरम होती है, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है आपसे कि जो भी आपका ये यहाँ मल्टीप्लाई में है वो यहाँ आ जाएगा, बायनोमियल थ्योरम। या फिर अगर ये ना भी आए तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन r e स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 into h अपॉन r e। अगर हम बायनोमियल ना लगाएं तो भी मैं बहुत सिंपली इससे एक्सपेंड कर सकते हैं, h अपॉन r e आ गया। अब अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे h है आपके पास छोटी वैल्यू है और रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर मैं बात करूं यहाँ ऊपर आपका 5 है और अपॉन में बहुत बड़ा नंबर है, तो ये कितना हो जाएगा 0.00005, मतलब बहुत छोटी वैल्यू होगी जाके 0.5, ये आपको नोट नहीं करना, समझाने के लिए था। तो ये वैल्यू जो है बहुत छोटी हो जाएगी, इसको हम क्या कर देंगे नेग्लेक्टिंग। और आप लोग ये ऐसे नहीं लिखेंगे ये पूरा गोल बना के एरो बना दें, यहाँ पे सीधे लिख देंगे नेग्लेक्टिंग h स्क्वायर अपॉन r e स्क्वायर। ये तो समझ गए होंगे रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ी है, अर्थ बहुत बड़ी है, ये वैल्यू बहुत बड़ी है, वैल्यू बहुत छोटी है, बड़ी अपॉन छोटी बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, इवन इतनी की नेग्लेक्ट करनी पड़े। g डैश सॉरी g अपॉन g डैश विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2h अपॉन r e। अगर इस वैल्यू की बात करें 1 है, 1 में कुछ एडिशन है यानी 1 से बड़ी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये वैल्यू कैसी है ग्रेटर देन 1, g अपॉन g डैश। तो g डैश आपका इधर चला जाएगा, तो g इस तरह से निकल आया g डैश। अब बड़ा कौन सा, ये वाला g बड़ा है, यानी कि ये जो वैल्यू है उस पॉइंट पे वो कैसी हो गई, कम हो गई, या फिर इसको लिख सकते हैं g। तो यहां से क्या पता चला कि जो वैल्यू एट हाइट्स है वो डिक्रीजेस, यहां नोट कर दूंगा मैं द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, आपको सबसे नीचे नोट करना है, उसके बाद में ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट्स या फिर एल्टीट्यूड्स डिक्रीजेस, ये आपकी डिक्रीज करती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट क्या है कि एट डेप्थ। ठीक है, पहले हमने हाइट की बात की, अब अगला पॉइंट है आपका एट डेप्थ। सपोज ये आपकी अर्थ है और ये स्फीयर है, क्या है एक स्फीयर हमने मान लिया और इसकी रेडियस कितनी है r। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें पिछली बार की तरह नहीं करना। पिछली बार हम ऊपर गए थे, ये अर्थ का सेंटर है, इसका मास ऑफ अर्थ m है और जो रेडियस है वो कितनी आ रही है। अब हम इससे किसी डेप्थ जाएंगे, यहां तक हमने मान ली कोई डेप्थ है वहां पे है, ठीक है, डेप्थ हमने इसकी मान ली कि d डेप्थ में चले गए। अब टोटल ये जो रेडियस है इस पॉइंट पे कितनी बचेगी, पहले r ही थी, अब कितनी बच जाएगी r e माइनस d। ठीक है, ये हो गई आपकी r e माइनस d, ये कितनी है, ये आपकी d हो जाएगी, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी r e माइनस d। ठीक है, r e माइनस d हो गई, इसे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग हैं, यानी जो हमारी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो यहाँ कहीं पे रखी है अर्थ के नीचे यानी अंदर जमीन में। तो इसमें क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर अर्थ वी स्फीयर ऑफ रेडियस r e and an object is in depth d, is at depth d। ठीक है, सबसे पहले हमें g इज इक्वल टू पता है, या फिर मैं एक लाइन लिख दूं, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, GME अपॉन RE का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे मास नहीं पता है अर्थ का कितना है, तो मास के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, r क्यूब होता है 4/3 r क्यूब। अब अगर मास निकालेंगे तो मास क्या हो जाएगा, सपोज द डेंसिटी v रो, ठीक है, ये रो है, इसे रो पढ़ते हैं, RH रो, सिंबल इसका P होता है, नीचे पूंछ बना देनी है आपको, बना देंगे आराम से। सपोज द डेंसिटी ऑफ अर्थ, तब मास आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना निकाल चुके हैं हम, 4/3 पाई r क्यूब, r की जगह पे रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब है, इनटू रो। दिस इंप्लाइज दैट आपका g विल बी इक्वल टू, g की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, g ही रहेगा, और मास की जगह पे हो जाएगा 4/3 पाई r e क्यूब इनटू रो, अपॉन में क्या है आपका r e का स्क्वायर, तो ये आपका r e 1 कैंसिल आउट हो गया, यहां पे बचेगा 1, ठीक है, तो g विल बी इक्वल टू g, या फिर मैं पहले कांस्टेंट को यूज कर लेता हूं 4/3 नंबर्स को, पाई g r e और बचा आपका रो, अपॉन में क्या बच रहा है, अपॉन में कुछ भी नहीं बच रहा है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 1, ठीक है। अब हम एक्सेल, सपोज हमने मान लिया कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, पहले तो अर्थ के लिए इस सरफेस पे निकाला, तो इस पे g इक्वल टू ये निकला है आपका 4/3 पाई g r e रो, इतना निकला है। अब डेप्थ की बात करेंगे, यहाँ पे जो रेडियस है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, सपोज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d is g dash, then g dash आपका कितना हो जाएगा, g dash will be equal to g into mass of the earth। अब मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई, यहाँ पे r e माइनस d का होल क्यूब इनटू डेंसिटी रो हो गया, अपॉन में आपका r e माइनस d का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे दो पावर हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, 3 से यहाँ पावर बचेगी 1, अगर वैसे ना देखें तो ऊपर पावर 3 है, 2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये r e माइनस d बच जाएगा, तो यहाँ से g डैश विल बी इक्वल टू 4/3 पाई g r e माइनस d इनटू रो, ये इक्वेशन हो गई सेकंड इक्वेशन को 1 से, 1 को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, या फिर 2/1 कर देते हैं, इक्वेशन 2/1, ठीक है, तो इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इक्वेशन क्या है आपकी, g डैश इक्वल टू 4/3 पाई g r e माइनस d, r e में सफिक्स में लिखना है, आप लोग भी सफिक्स में लिखें, r e माइनस d इनटू रो, अपॉन में g की बात करें तो g आपका कितना है 4/3 पाई g r e इनटू रो टू रो विल बी कैंसिल आउट, g टू g विल बी कैंसिल आउट, पाई टू पाई, एंड 4/3 टू 4/3, this implies that g dash upon g will be equal to r e minus d upon r e। अब r e क्या करेगा, दोनों के अपॉन में चला जाएगा, तो r e upon r e माइनस d upon r e, ठीक है, तो ये 1 हो गया आपका, यहां से क्या निकला है 1 माइनस d अपॉन r e। अब देखो इसे, ये 1 है, 1 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो वैल्यू 1 से कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, कितनी भी इसकी वैल्यू निकल के आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत छोटी होगी लेकिन ये वैल्यू आपकी 1 नहीं बचेगी, लेस देन 1 हो जाएगी, तो यहां पे हम लिख सकते हैं लेस देन 1 g डैश अपॉन g, ये आपका g उधर चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं g डैश
इस तरह से हो जाएगा, यानी कि जो जी डैश की वैल्यू है वो आपकी कम है, जो जी की वैल्यू है बड़ी है। आपको ये तो पता ही होगा कि जो ग्रेटर का साइन है वो उस तरफ खुलता है जिस जो बड़ी वैल्यू होती है, ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू की तरफ इसका मुंह खुलेगा। तो हम कह सकते हैं एट डेप्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। नोट कर लें।